आया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मोदी कैबिनेट के फैसले के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को मिली मंजूरी। अब भारत का किसान अन्य राज्यों में भी जाकर बेच सकता है फसल। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की प्रत्यर्पण की सभी औपचारिकताएं हुई पूरी। कुछ दिनों में भारत प्रत्यर्पण किया जा सकता है विजय माल्या। भारत लाने की कानूनी कार्रवाई हुई पूरी। महाराष्ट्र में तांडव मचाने के बाद कमजोर होने लगा चक्रवात निसर्ग। करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चली तेज हवाएं। महाराष्ट्र और गुजरात में रेड अलर्ट। एलएसी पर तनाव को लेकर 6 जून को पहली बार होगी लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बातचीत। भारत चीन सीमा पर बड़ी संख्या में मौजूद है दोनों सैनिक। लद्दाख के कुछ इलाकों में तनाव बरकरार। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगी रोजगार की संभावनाएं। राजस्थान चैंबर के मानद महासचिव ने जताई संभावना। अनलॉक होने के बाद गांव में बढ़ेंगे लघु और कुटीर उद्योग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। इन दिनों प्रधानमंत्री जनधन खाते में पैसा पहुंचने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग ई मित्र केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जीरो बैलेंस का जनधन खाता खुलवाने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। हालांकि ई मित्र केंद्र संचालक ऐसे लोगों को मास्क लगाकर ही आने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की भी बार बार गुजारिश कर रहे हैं। जयपुर के सोडाला इलाके में ऐसे ही एक ई मित्र केंद्र पर जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज शर्मा ने। लॉकडाउन का 5वां चरण इस वक्त जारी है, लेकिन तमाम जो गतिविधियां हैं वो खुल गई हैं। बैंकिंग के साथ ही ई मित्र जो है वो लगातार चल रहे हैं और हम देख सकते हैं जयपुर के सोडाला इलाके में एक ई मित्र के बाहर लगी हुई महिलाओं की पुरुषों की भीड़। ये जो भीड़ है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बाकायदा मास्क लगाकर यहाँ पर महिलाएं और आम लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं, लेकिन बड़ी संख्या जो है इनकी यहाँ नजर आ रही है। जब हमने इनसे कारण पूछा तो कारण पता चला कि ये सब जीरो बैलेंस पर जनधन खाता खुलवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन खाता आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, कृपया टोकन लेकर खाता खुलवाएं। प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने के लिए दस्तावेज जो है इनसे आधार कार्ड लिया जा रहा है। जयपुर जिले का पता होना जरूरी है, पैन कार्ड, और वो नहीं है पैन कार्ड तो 3 पासपोर्ट साइज की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, 1 पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ये तमाम जानकारी इनसे दी जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ जो महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और बताया जा रहा है इस खाते के अंदर प्रधानमंत्री की ओर से पैसे जो हैं वो भी लोगों के खाते में आएंगे। आप बताइए कि किस प्रकार के खातों के लिए भीड़ जो है वो लोग आ रहे हैं लगातार? हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी है, हम बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी हैं। हम प्रधानमंत्री जनधन खाते खोलते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ आती है जो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खाते खोले जा रहे हैं। यहाँ पे खाता जो है किस प्रकार का खाता है? जनधन खाता है, प्रधानमंत्री खाता। इससे क्या सरकार की योजनाओं का पैसा आता है? सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है पब्लिक को, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिल रहा है। जो पहले जनधन खाते खोले गए थे उनमें सब में पैसा आया, जिन जिन के पैसा आया उसके कारण ये भीड़ हमारे पास आई है। ठीक है सर, और हमारा काम होता है जनधन खाता खोलना, बाकी का पेमेंट गवर्नमेंट डालती है नहीं डालती है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये होता है। रोज कितने खाते करीब खुल रहे हैं आपके? सर लगभग 25 से 30 खाते। लेकिन भीड़ तो बहुत ज्यादा लोगों की लगी। नहीं, ये फालतू के लोग हैं सर, बाकी काम ई मित्र वाले होते हैं ना, वो उनकी भीड़ है सर। हमारे और भी ई मित्र यहाँ पर इस इलाके के अंदर है, लगातार आप लाइन देख सकते हैं, एक पूरी कतार जो है यहाँ महिलाओं की लगी हुई है। आप कौन सा खाता खुलवा रहे हैं? हम बड़ौदा बैंक में जीरो बैलेंस का प्रधानमंत्री जनधन खाता। क्या ये इसमें पैसा आता है खाते में? आपने सुना है लोगों से कुछ 500-1000 रुपए कुछ आता है मदद? ऐसे तो अभी सुनने में आ रहे हैं, अब ये पता नहीं, अब खुलने के बाद पता पड़ेंगे। क्या काम करते हैं? मैं दूसरे के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ। मैडम आप बताइए आप कौन सा खाता खुलवा रहे हैं? बड़ौदा बैंक का जीरो बैलेंस का खाता खुलेगा। आप? बड़ौदा बैंक। तो ये जो लाइन है इस कतार को आप देख सकते हैं, दूसरी आप देख सकते हैं लगातार बहुत सारे जो लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। अलग अलग काम से यहाँ पर महिलाएं जो हैं यहाँ पर आई हुई हैं और फोटो स्टेट की और अन्य जो दुकानें हैं उन पे भी इसी प्रकार का नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। आप कौन सा खाता खुलाने हैं? खाता नहीं खुलाने में राशन चालू करो। को मिल रहा जो कि भाई ऑनलाइन करा रहा है, मिल जाए तो ठीक है। गेहूँ नहीं मिल रहा? हाँ। कहाँ रहते हो आप? मैं सोडाला रहते हैं, 1 नंबर गली में। तो अब यहाँ पर क्या दस्तावेज तैयार करवा रहे हो? राशन चालू करवा रहा।
ये राशन चालू करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जनधन के जो खाते हैं वो खुलवाने के लिए भी काफ़ी संख्या में जो भीड़ है वो लगी हुई है। लॉकडाउन के अंदर जो छूट मिली है सरकार की ओर से, उसके बाद में काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना महामारी से बहुत ज़्यादा डर करके नहीं रहा जा सकता। अब अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो भी पटरी पर आ रहा है और लोगों को अपने कार्य करने हैं। इसी को लेकर के लोग अब जो है खुल करके बाहर आने लगे हैं। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। कोरोना संक्रमण का दायरा जयपुर शहर के परकोटे इलाके में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जून से परकोटा इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, ऐसे करीब 40 कंटेनमेंट जोन में अब भी कर्फ्यू लगाया गया है। उसके बाहर बफर जोन में शाम 7 बजे बाजार बंद करा लोगों से निर्देशों की पालना कराई जा रही है। कोरोना को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जमकर वार किया है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार श्रमिकों को लेकर राजनीति कर रही है। बसें चलाने के लिए हमने कोई पैसा नहीं मांगा, सिर्फ डीजल के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया था। राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, मैं फिर कहूंगा, फिर जब प्रताप सिंह खाचरियावास बोलता है तो कहते हैं कि साहब ये बीजेपी कांग्रेस की बात हमेशा होगी। पहली बार मैंने ऐसी सरकार देखी है केंद्र में, वो वैसे बात कर रही है जैसे विपक्ष बात कर रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। मैं विपक्ष की भाषा में बात नहीं कर सकता। विपक्ष कोई मुद्दे उठाएगा, विपक्ष ने मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा हरिद्वार में परमिशन दो, हमने कहा हमने फ्री में बसें चालू कर दी, जवाब दे दिया। पहली बार केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री राजस्थान से जो बने हुए हैं वो सिर्फ सरकार के विरुद्ध मुद्दे उठाते हैं। इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री जी को या इन देश के नेताओं को चिंता नहीं हुई? 11 रुपये 50 पैसे कल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए और जो व्यावसायिक सिलेंडर है उस पर 140 रुपये बढ़ा दिए। ऐसे संकट की घड़ी में आपने सिलेंडर के दाम बढ़ा, सिलेंडर हर घर में चाहिए। ये आपकी नीयत को दर्शाता है कि आपकी नीयत में आप यदि संतुष्ट हैं। दिल्ली की सड़कों पर मंत्रियों के बंगलों के आगे से पैदल जा रहे थे लोग, हमारे यहाँ से पैदल जा रहे थे, हमने जगह जगह कैंप खोले, चप्पलें पहनाई, उनको खाना खिलाया, बसों में बिठाया, फिर रवाना किया। कोरोना संकट में बच्चों की पढ़ाई पर कोई प्रभाव न पड़े, इसके लिए राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा शुरू की है और आकाशवाणी, दूरदर्शन के माध्यम से भी बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था शुरू की गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम कर लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद भी किया। काल में हर क्षेत्र प्रभावित हुआ, लेकिन जो शिक्षा की बात आती है, शिक्षा भी प्रभावित, जो प्रभाव पड़ रहा था उसको राजस्थान सरकार ने संभाल लिया और राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गए ताकि बच्चों पर किसी भी प्रकार का कोई शिक्षा को लेकर के कोई प्रभाव नहीं पड़े। हमारे साथ मौजूद है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, जिन्होंने लगातार जो कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम किया और तमाम लगातार स्टाफ से, अधिकारियों से लगातार संवाद भी किया और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव हुए ताकि लोगों को, जनता तक उनकी बात पहुँचे। शिक्षा मंत्री जी लगातार अपडेट रही और हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार की जो व्यवस्थाएं आपने नई शुरुआत की, ऑनलाइन एजुकेशन शुरुआत की, क्या कहेंगे इस पर? जब कोरोना संक्रमण ने भारत में प्रवेश किया तो हमारी 10वीं और 12वीं की बोर्ड की कुछ एग्ज़ाम्स हो चुकी थी और कुछ एग्ज़ाम्स बाकी थी और हमारी मजबूरी हो गई थी कि हमारे बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए हमें परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। वो परीक्षाएं अब 18 जून से हम वापस शुरू कर रहे हैं। इस दौरान जो पढ़ाई कर रहे थे 1 से 9 तक के और 11वीं क्लास के, उन बच्चों को हमने प्रमोट करने का निर्णय लिया। उनकी बिना कोई एग्जामिनेशन के, जो होम एग्जामिनेशन होती थी उसके बगैर हमने उनको प्रमोट किया। लेकिन हमारे लिए ये चैलेंज था कि इन बच्चों को घर पे रह करके 2-3 महीने तक जो इनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए किस प्रकार से हमने प्रयास करने हैं, वो हमने एक रोड मैप तैयार किया। और सबसे पहले हमने जो हमारा स्माइल प्रोजेक्ट है उसके तहत व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, टीचर्स को, अभिभावकों को, बच्चों को उससे जोड़ा और जो पाठ्य सामग्री थी उनको उपलब्ध कराई और उससे हमने पढ़ाई चालू कराई। फिर हमने दूरदर्शन और आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से भारत सरकार के मंत्री जी को, जावड़ेकर जी को लिखा कि जब ये पब्लिक के संस्थान हैं तो इनसे हमें निःशुल्क स्लॉट दीजिए जिससे हम बच्चों को रेडियो के माध्यम से और दूरदर्शन, प्रसार भारती के दूरदर्शन के माध्यम से हम लोग पढ़ा सकें।
कुछ डिले ज़रूर हुआ, लेकिन आखिर में हमें सफलता मिली और हमने पहले आकाशवाणी का रेडियो के माध्यम से 25 रेडियो के स्टेशन पर 55 मिनट का निःशुल्क स्लॉट मिला, जिससे हमारे बच्चों ने वहाँ पर रेडियो सुन करके गाँव ढाणी में बैठे गरीब परिवार के बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसी के साथ फिर हमें दूरदर्शन का स्लॉट कुछ 3 लाख रुपए के भुगतान के ऊपर मिला, जो हमने यूनिसेफ और शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से वो खर्चा उठाया और हमने दूरदर्शन के माध्यम से 1 तारीख से कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों का हम पढ़ाई करवा रहे हैं। एक हवा महल कार्यक्रम भी हमने चलाया, जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कविता, कहानियाँ उसके माध्यम से पढ़ाने का काम किया। और बाकी डिपार्टमेंट का जो काम था, हमें चाहे डीपीसी करने की बात हो, चाहे रूल अमेंडमेंट करने की बात हो, चाहे आरटी के भुगतान करने की बात हो, चाहे बालिका फाउंडेशन के माध्यम के गार्ग्य पुरस्कार की जो राशि है उसको देने का काम हो, चाहे हमारी समीक्षा बैठकें हों, चाहे शिक्षक संगठन हों, उनसे हमें बात करनी हो, उनसे सुझाव लेने हों कि किस प्रकार से हमें देखना है, ये सारी व्यवस्थाएं हमने करने का काम किया। और शिक्षकों को जो कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, उनको जो उनके समस्याएं आ रही थी उनको समाधान करने का काम किया। सर, बोर्ड की परीक्षाएं आ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किस तरह की व्यवस्था की जाएगी प्रदेश भर में? देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले भी परीक्षाएं कराता रहा है और सफलतापूर्वक उन्होंने परीक्षाएं कराई हैं। मैं समझता हूं अब भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। हमारे सरकार की ओर से उनको ये कहा कि जो भी आपको सुविधाएं चाहिए, जो सरकार से सहयोग चाहिए, उसके लिए हम तैयार हैं। चूंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कराना बोर्ड का काम है, सरकार का काम नहीं है। सरकार उनकी हेल्प करती है हर मुद्दे के ऊपर। तो आज भी बोर्ड ने टाइम टेबल दिया है, तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर उनकी तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट सरकार को आएगी तो उससे तत्काल उसकी समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। हमारे साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लगातार जो शिक्षा में आ रहे जो व्यवधान को दूर कर दिया, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से शुरू कर दी कोरोना काल में। ये शिक्षा के क्षेत्र में जो राजस्थान सरकार बहुत ही चिंतित है और साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद वर्क फ्रॉम होम करके लगातार अपडेट रहे, अधिकारियों के साथ अपडेट रहे, कर्मचारियों के साथ अपडेट रहे और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने हर एक आदेश जो है उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाने का काम किया। सहयोगी दिनेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। लॉकडाउन से अनलॉकडाउन के बाद अब राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसको लेकर राजस्थान चैंबर के मानद महासचिव डॉक्टर केएल जैन का मानना है कि मानसून के बाद अपने घर आए प्रवासी मजदूर अपने खेतों में व्यस्त हो जाएंगे। इसके साथ ही पशुपालन, डेयरी और उससे जुड़े कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योग की संभावनाओं से जल्द ही आर्थिक गतिविधियां फिर से सामान्य होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से केंद्रीय संयुक्त सचिव राजीव ठाकुर के नेतृत्व में आई सेंट्रल टीम ने मुलाकात की। टीम ने प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए कार्यों की सराहना भी की। जयपुर में लगातार तीसरे दिन मौसम ने दोपहर में पलटा खाया। सुबह से तेज धूप निकली, जो कि दोपहर करीब 1:30 बजे बादलों की वजह से मंद पड़ गई। इसके बाद काले बादल मेहरबान हुए और रिमझिम बारिश हुई। भरतपुर में प्रदेश सरकार के पर्यटन और देवस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कोरोना जांच रिपोर्ट में हो रही लापरवाही और गड़बड़ियों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कोरोना जांच रिपोर्ट में गलती करने पर भरतपुर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। अजमेर में स्वायत्त शासन विभाग के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण कुमार ब्यावर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद में अधिकारियों की बैठक ली और काम की समीक्षा भी की। अधिकारियों की बैठक लेने के बाद अतिरिक्त निदेशक ने पार्षदों से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पार्षद ने उन्हें नगर परिषद क्षेत्र में लंबे समय से हो रहे अवैध निर्माणों की शिकायत की।
झुंझुनू के मंडावा फतेहपुर हाईवे रोड पर एक युवक का अपहरण कर उसकी हत्या की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि युवक बिहार की राजधानी पटना का रहने वाला है और 4 लोगों ने युवक का अपहरण कर लिया, जिसके बाद वो लोग युवक को दूसरी जगह ले गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस हरकत में आते हुए अपहरण और जानलेवा हमले के 4 लोगों को धर दबोचा। गांव से ग्रामीण ने टेलीफोन कर बताया कि एक गाड़ी में 3-4 लड़के हैं, वो एक लड़के के साथ गाड़ी में मारपीट कर रहे हैं। यहाँ से पुलिस टीम से एक्सर भेजी तो उन्होंने बताया कि वो गाड़ी यहाँ से नांद की तरफ निकल चुकी है। पुलिस 2 गाड़ियों में थी, 2 टीमें थी पुलिस की। वो नांद की तरफ गई, नांद से उनको रिजानी की तरफ जाना बताया। रिजानी से उनका आगे जब कोई पता नहीं चला तो एक टीम बिसाऊर, एक टीम अंसासरी की तरफ गई। फिर मुखबिर से सूचना मिली कि इस नंबर की गाड़ी लुट्टू में खड़ी है। लुट्टू में पुलिस टीम पहुंची, पुलिस को देखकर ये लोग भाग गए। उसके बाद पुलिस ने पीछा किया, सामने से दूसरी टीम की गाड़ी आने की वजह से गाड़ी के आगे लगा के गाड़ी रोक ली। उसमें एक ही आरोपी था, बाकी लुट्टू में ही ये पुलिस को देख के उतर गए और रास्ते में मजरूर को भी सड़क किनारे पटक गई। भरतपुर के बयाना में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक मजदूरी करके घर चलाता था। बाइक से जाने के दौरान बोलेरो कार ने युवक को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली कि रामपुरा से आगे एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना पर पैगम्बर सिंह हेड कांस्टेबल में जब तक पहुंचा तो एक बोलेरो और एक मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें चालक मोटरसाइकिल का घायल हुआ था, जिसे लेकर अस्पताल आए, जहां डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। लाश मुर्दाघर में रखी है, पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है। धौलपुर में एक पुलिसकर्मी सहित 2 प्रवासियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। इसी के साथ ही यहां कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 65 तक पहुंच गया है। हालांकि इनमें से 40 को चिकित्सा विभाग रिकवर कर घर भेज चुका है। धौलपुर जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से एक व्यक्ति महेंद्रपुरा राजाखेड़ा का है, जो कि गाजियाबाद से आया था, माइग्रेंट है, और उसका एक हम जो रैंडम सैंपलिंग की स्ट्रेटजी है उसके तहत उसका सैंपल कराया था, पॉजिटिव पाया गया। बाकी 2 व्यक्ति हैं, जो एक सत्यपाल जो बिचौला का निकला है, जो पहले एक बिचौला का मरीज निकला था, उसका बच्चा या भाई है, कॉन्टेक्ट वाला है, और एक पुलिसकर्मी निकला है जिसकी हम डिटेल हिस्ट्री पता कर रहे हैं, मनिया थाने में तैनात है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केसों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी क्रम में उत्तराखंड को एक और टेस्टिंग लैब मिल गई है। टेस्टिंग लैब को देहरादून के IIP ने तैयार किया है, जो कि प्रदेश की 5वीं टेस्टिंग लैब है। लैब का उद्घाटन अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने किया है। मैन पावर के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग एक शिफ्ट में कम से कम 30 सैंपल कर पाएंगे। उम्मीद है कि जैसे हमारा मैन पावर पूरा स्ट्रेंथ पे आ जाएगा, तब हम 30 की जगह 100 तक जा पाएंगे, ये हमारे अनुमान रखते हैं। पर कंटेनमेंट जोन बनाने में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए NSUI कार्यकर्ता भड़क उठे। दरअसल राष्ट्रीय संयोजक अभिनव सिंह मलिक ने तहसील परिसर में रहने वाले कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव होने पर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाने का मुद्दा उठाया था। इसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है, लेकिन प्रशासन ने तहसील परिसर में कंटेनमेंट जोन नहीं बनाकर नियमों का उल्लंघन किया है, जिससे हजारों लोगों में कोरोना को लेकर डर बैठ गया है। वह इस मामले में जब SDM प्रेमलाल से सवाल किया गया तो उन्होंने इस संबंध में जवाब देने से साफ साफ इनकार कर दिया। में अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत रखा जाता है और उस एरिया में 250 से 500 मीटर की दूरी तक उस एरिया को सील कर दिया जाता है। किंतु 3-4 दिन पहले तहसील कॉलोनी में एक कोरोना पॉजिटिव मिला था, लेकिन अभी तक उस एरिया के आसपास पड़ने वाले एरिया को अभी तक सील नहीं किया गया है। कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन में बाहरी प्रदेशों में अपने अपने प्रदेश पहुंचे प्रवासियों को क्वारंटीन किया गया था। 560 प्रवासियों को मेडिकल
चेकअप के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों से उनके स्थानों में भेजा गया। ये प्रवासी यात्री बाहरी राज्यों से उत्तराखंड पहुंचे थे। इन प्रवासियों को सुरक्षा के लिहाज से रुड़की, पिरान, कलियर और अन्य जगहों पर क्वारंटीन कर मेडिकल चेकअप किया गया था। रुड़की में टिड्डी दल के खतरे को देखते हुए गन्ना विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में किसानों को टिड्डी दल के खतरे से बचने के उपाय बताए गए हैं। साथ ही किसानों को आगाह किया गया है कि टिड्डी दल लाखों की संख्या में पहुंचकर फसलों को बुरी तरह चौपट कर सकती है। गन्ना विकास समिति के सचिव कुलदीप सिंह तोमर ने किसानों को उनकी फसलों को टिड्डी दल से बचाने के लिए कुछ खास टिप्स भी दिए हैं। इन दिनों देश में कोरोना के साथ ही किसानों की फसलों पर टिड्डी दल का खतरा भी मंडराने लगा। किसान भाइयों को बता रहा हूँ, मैं दिल्ली तक टिड्डी का दल आ चुका है और हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी कभी भी आ सकता है। इसलिए सभी किसान भाइयों को अपने खेतों में जाकर, अगर टिड्डी का दल आता है इधर को, तो अपने खेतों में जाकर कनस्तर बजाने हैं, ढोल बजाना है और खेतों में अपने धुआं करना, जिससे टिड्डी डर जा या जड़ जाए, भाग जा। जैसा टीवी का पड़ रहा बहुत ज़्यादा टीवी में देख रहे हैं हम, टीवी का बहुत ज़्यादा फैल रहा। हमारे यहाँ भी आने का डर लग रहा है। हम और ये बताया ना, थाली बजाओ और क्या नाम डिब्बे बजाओ और धुआं करो, तो हमें ये डर लग रहा है कभी फिर हटकर क्या नाम यहाँ से टिड्डी आ जा। देखो, इसका ये सुनने में आ रहा है कि जो ये बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं, है ना, तो इसका यही किसान जो है खेतों में पानी लगाए रखें और कोई जैसे कोई ड्रम वगैरह इस तरह से वहाँ बजाएं वहाँ पे, है ना, और कुछ दवाएं हैं जो वैज्ञानिक से संपर्क करके कोई दवाई, उचित दवाई कुछ है, उनसे अगर कोई इस तरह का कोई हमला होता है तो उस पर जो है छिड़काव करें, है ना, कोई धुआं वगैरह जलाएं इस तरह से खेत के आसपास में, अगर इस तरह कोई टिड्डियों को दिखाई देता है प्रकोप कहीं पर। टिड्डी दल तो बता रहे हैं कि ये लाखों करोड़ों की संख्या में टिड्डियाँ हैं पूरी, ये जिस भी फसल में बैठ जाएगी उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगी। लंबे समय से स्वर्गाश्रम नगर पंचायत के ट्रचिंग ग्राउंड की भूमि को लेकर चले आ रहे विवाद का शीघ्र निपटारा होने की उम्मीद है। दरअसल नगर पंचायत के अध्यक्ष माधव अग्रवाल की उपस्थिति में वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान भूमि की नपाई भी की गई। आपको बता दें कि स्वर्गाश्रम नगर पंचायत जिस भूमि पर कचरा डंप करती है वो भूमि लंबे समय से विवादित है। वहीं वन विभाग जहां उस भूमि को अपना बताता है, तो वहीं राजस्व विभाग द्वारा भी इस भूमि पर अपना हक जताया जा रहा है। ऐसे में दोनों विभागों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से भूमि के विवाद का निस्तारण करने की पहल की है, जिसके चलते विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्द ही सीमांकन होने के बाद मामले का निपटारा करने का दावा किया। जंगलात के तहत हमारी जमीन है और राजस्व के तहत हमारी है, क्योंकि यहाँ राजस्व की जमीन पे बहुत पहले से ट्रेंजिंग ग्राउंड चला आ रहा है, तो आज उसी को क्लियर कर रहे हैं। नाप तोल में तो नगर पंचायत का और राजस्व का जो मानक था, जितनी जमीन होनी थी चाहिए थी, आई है, और बाकी मुनारे फाइनल हो जाएंगे एक हफ्ते के अंदर, तब पूरी रिपोर्ट क्लियर हो जाएगी। ऐसा है, नेशनल पार्क के जो है नेशनल पार्क और राजस्व विभाग का जो है सीमांकन विवाद जो है काफ़ी समय से चला आ रहा है यहाँ पर, तो उस सीमांकन विवाद को ठीक करने के लिए दोनों की संयुक्त रूप से टीम बनी है। टीम नहीं, उनके लेटर आया कि हमारे जो है जो सीमा चिन्ह है, सीमा द्योतक चिन्ह, उनको जो है हमें स्थापित करना है, तो आपके सहयोग की ज़रूरत है। इसी उद्देश्य से जो है हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इनका जो है मुनारे होते हैं सीमांकन, तो उनको जो है स्थापित किया जाना है। इस दिन से विवाद चल रहा था, फरवरी के आसपास हमारे उच्च अधिकारियों को एक शिकायत मिली थी कि भाई यहाँ पे डंपिंग जोन में पार्क क्षेत्र में पड़ रहा है, ये शिकायत आई थी। तो इस पर सर्वे के लिए पहले 11 मार्च को डेट थी हम लोगों की, 23 मार्च को कोरोना डेट निकल गई और आज से जो लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड आ रहे प्रवासियों को महंगे होटलों में संस्थागत क्वारंटीन रखने पर कड़ी आपत्ति जताई है। हरिद्वार में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन भी दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार श्रमिकों की हितैषी होने का दिखावा करती है, जबकि दूर दराज से परेशान श्रमिकों से क्वारंटीन रहने के लिए होटलों के बिल मांगे जा रहे हैं। जो उत्तराखंड के प्रवासी भाई आ रहे हैं बाहर से, उसमें उनसे जो धन वसूली की जा रही है,
बहुत सारे लोग तो अपनी वीडियो बना करके डाल भी रहे हैं इसमें, जैसे ऋषिकेश से कुछ लोगों ने डाली कि उनसे 5-5 हज़ार रुपये होटल में वसूले जा रहे हैं, और ये सब सरकारी आदेशों के तहत हो रहा है, ना कि होटल वाले अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उनसे फ्लाइट से जो उनको लेकर गए हैं उनसे उनका किराया भी वसूला जा रहा है, किसी से उनको परेशान किया जा रहा है, किसी को जिनसे कहा जा रहा है कि इसमें पानी की बोतल के भी पैसे अलग से मिलेंगे। तो ये सब जो एक प्रताड़ना की जा रही है प्रवासी भाइयों के साथ, एक तो वो वैसे ही परेशान होकर के दूसरी जगह से काम छोड़ करके उनके वो लोग आ रहे हैं और मजबूरी में उनको वापस अपने राज्य में आना पड़ रहा है काम वाम छोड़ करके इस समय सारा, और ऊपर से उनको इस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना दे करके सरकार परेशान कर रही है। और ऊपर से यह स्थिति है कि सभी सरकारी अधिकारी और जो केंद्र उसमें सरकार में बैठे मंत्री हैं वो अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। तो उनसे जो किराया मांगा जा रहा है और किराया न देने की सूरत में उनसे कहा गया, कल मेरे नॉलेज में आया था कि जो राही मोटेल बराबर में है उसमें जो 6 मजदूर यहाँ के फंसे हुए हैं उनको पुलिस के द्वारा धमकाया गया। हरिद्वार की पुलिस बुलाई गई, उन्होंने कहा यदि आपने इनका किराया नहीं दिया तो आपको हम मुकदमे लगाकर जेल भेजने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से श्रमिकों की हितैषी बनी है सरकार, लोगों को सपने दिखा रही है, लोगों को झूठा आश्वासन दे रही है कि हम मजदूरों के हित का काम कर रहे हैं, हम श्रमिकों के हित का काम कर रहे हैं। जमीन पर यह है आज इन भूखे मजदूरों से, इन भूखे गरीब श्रमिकों से लूटने का काम ये कर रहे हैं। एक तरह से मैं कहूँगा कि ये इनके मानव अधिकारों का हनन है, उनकी मर्जी के खिलाफ उनको बंधक बनाकर इन होटलों में रखा जा रहा है। उत्तराखंड के पौड़ी में पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर राजकीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक एकजुट होना शुरू हो गए हैं। 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त सभी राजकीय कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई और एनपीएस व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसका विरोध लंबे समय से किया जा रहा है। इसमें यह है कि उसमें शेयर मार्केट में हमारा जो पैसा है उसको डाला गया है और उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है कि कहाँ जा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि शेयर मार्केट हमेशा हर दिन उनकी दरें गिर रही हैं, तो निश्चित रूप से हमें आज जो इस एनपीएस से जूझना पड़ रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 7 जून 2020 को रात 9 बजे हम लोग सभी दीपक जला के एक सरकार से एक आह्वान करेंगे और पूरे देश में कुछ कुशलता और हमारे जो कोरोना योद्धाओं की सुख समृद्धि और अपने दोनों केंद्र और राज्य सरकार से एक अपील रहेगी दीपक के माध्यम से कि जिस तरह मैंने दीपक सारा रोशनी प्रज्वलित करता है उसी तरह हम विचारें कि हमारा जो बुढ़ापा का अंधकार एनपीएस जैसा अंधकार है उसको ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में बदलने की अपील हम सरकार से करेंगे। राजस्थान के दौसा में सैंथल थाने में तैनात के हेड कांस्टेबल गिरिराज प्रसाद आत्महत्या मामले में परिजनों ने दौसा पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र कुमार और सैंथल एसएचओ महावीर प्रसाद से मिलकर मामले के खुलासे की मांग की है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है, जिसकी जल्द जांच हो और खुलासा किया जाए। राजस्थान पुलिस के अंदर जो भी हड़कंप हो रहा है, ये इस तरीके से एक सुसाइड का दौर चल गया है। जिस प्रकार का प्रेशर है पुलिस पे वो नज़र आ रहा है। अब ये हमारे गिरिराज जी मेरे गांव के रहने वाले हैं और ऐसा हमने चाहे दौसा हो या कहीं भी हो, हमने जहां भी पूछा कोई ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ये आदमी आत्महत्या कर सकता है। और फिर जिस तरीके के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वहाँ पे मौजूद है, हम ये चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच हो। एक ही चीज़ करे तो उस टाइम में हम सबको सामने ये कह रहे थे कि इतना हिम्मत वाला आदमी सुसाइड नहीं कर सकता है, बड़ी हिम्मत वाला था वो। और जिस हिसाब से वो लोकेशन बता रहे, ये ऐसे डेड बॉडी नीचे गिरी हुई थी, बेंच पे गिरी हुई थी, गमछा ऊपर लटका हुआ था, तो इस हिसाब से अगर कोई फांसी लगाता है तो इतनी हिम्मत वो ऐसा तो है नहीं कोई आत्मा उसके घुस के और उसके गमछे को खोल दिया और वो बॉडी को नीचे गिरा के चला गया और मुंह के बल दोनों पैर नीचे लटके हुए। हमें बिल्कुल आशंका है कि उन्होंने खुद ने ऐसा काम नहीं किया है, कोई ना कोई इसके पीछे राज है। हम इसकी निष्पक्ष जांच चाहते हैं, चाहे प्रशासनिक जांच के तौर पे हो, और सबसे बड़ी बात हम इसकी सीबीआई जांच मांगते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।